ये जो चैप्टर है ये आपको 6 मार्क्स देता है। और सिंगल किसी चैप्टर से पूरे पेपर में अगर 6 मार्क्स आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। यस। और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन पिछले कई साल से लगातार रिपीट हो रहे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फोटोलिटिक आप इसे याद रख सकते हैं, वर्ड एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना, एग्जिट एक्सो मतलब हीट बाहर जा रही है तो एक्सोथर्मिक, बट यू शुड नो द फॉर्मूलाज एटलीस्ट। कई सारे बच्चों को देखा है हमने, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मूला MgCl लिख कर आ जाते हैं। वैसा होता तो फिर हम लोग इलॉन मस्क के साथ चलते मार्स पे, वहां पे तुरंत बैठ के वाटर बनाते। तो वहां पे क्या होगा, सब्जेक्टिव है, अगर 2 मार्कर में आएगा तो 1 मार्क आपका कट किया जाएगा क्योंकि आपने रिएक्शन नहीं लिखा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो यार आप लोगों का अब एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो हम लोगों ने सोचा कि अब चैप्टर वाइज आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपके प्रीलिम्स और बोर्ड दोनों में बहुत हेल्प कर रही होगी। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और बीच बीच में हम लोग इस सेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वाला रखने वाला, इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको बोरिंग बिल्कुल भी फील नहीं होगा। ठीक है, तो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर फर्स्ट। यस, देखो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है, क्योंकि पहले जो सिलेबस थी उसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। जैसे फूड प्रिजर्वेटिव आज से 3-4 साल पहले होता था, तो कई सारे बच्चे क्या करते कि अपने सीनियर से बुक मांग कर पढ़ते और उसमें वो भी टॉपिक आ जाता है। रैंसिडिटी वगैरह पहले था, अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो सिलेबस भी एक बार हम लोग अच्छे से क्विक रिकैप देखेंगे। मार्क्स, कितने मार्क्स का आपको ये चैप्टर आता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जो चैप्टर है ये आपको 6 मार्क्स देता है, और सिंगल किसी चैप्टर से पूरे पेपर में अगर 6 मार्क्स आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। यस, है ना। तो और ये चैप्टर नंबर 1 है, इसमें काफ़ी सारे रिएक्शन से आपको बैलेंसिंग भी करना सिखाता है, तो आगे आने वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलता है। ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि कई बार कलर बेस्ड क्वेश्चन आ जा रहे हैं या फिर कई बार असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट किया जा रहा है, तो हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, वैसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। कॉमन मिस्टेक्स भी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखने को मिलते हैं, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर। पहला टॉपिक है, ये जो सिलेबस है यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है सिलेबस को, और आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला इंट्रोडक्शन, जिसमें बच्चों को ये बताया जाता है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है और एक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, इसमें आपको बेसिक डेफिनेशन याद रखने हैं, वो आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। दूसरा है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारे रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना होगा। और अगर कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर कितने रिएक्शन करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको जानना है तो एटलीस्ट 50 रिएक्शन आपके प्रैक्टिस होने चाहिए। एटलीस्ट 50 रिएक्शंस की अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है बैलेंसिंग की, तो आपका ये टॉपिक अच्छा हो रखा होगा। लेकिन सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेने से नहीं होगा, आपको एटलीस्ट वीकली 10 रिएक्शंस करने होंगे, 10 से 15 रिएक्शन करने होंगे, बार बार आपको रिवाइज करने होंगे रिएक्शंस को बैलेंसिंग करने के लिए। ठीक है, फिर ये टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हमें पता लगाना होता है कि ड्यू टू द चेंज इन कलर, ड्यू टू द चेंज इन स्टेट, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, कई बार एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको रिएक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, वो देखेंगे। एंड देन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें आ जाता है कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। एंड देन लास्टली वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसको भी आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो ये पूरे चैप्टर में हमारे इतने सारे टॉपिक्स हैं। Yes. अगर आप लोग देख रहे हो तो नोट्स भी प्रॉपर बना करके रखना, ठीक है, क्योंकि नोट्स क्या होता है फिर हम लोग रिवाइज कर सकते हैं उसको बार बार। अगर आपने नोट्स कैसे बनाना है वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखना, आई बटन पे मिल रहा होगा। Yes. और इतने सारे टॉपिक है और एक एक टॉपिक को भी हम लोग डिटेल में देख रहे होंगे। यस, स्टार्ट करें। आगे जाने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एमसीक्यूज के आपको 1 मार्कर यहाँ पे मिल जाएंगे। सेक्शन बी यानी कि सब्जेक्टिव टाइप में आपको 2 मार्कर के एक क्वेश्चन मिल जाते हैं, और सेक्शन सी में आपको 3 मार्कर के एक और क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो 3 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स प्लस 1 मार्क इज इक्वल टू 6 मार्क्स। तो ये पूरा चैप्टर जो है 6 मार्क्स आपको देगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चन दे दे या 3 क्वेश्चन दे दे, और सेक्शन बी में ना दे, यहाँ पे 3 दे दे, तो 3 + 3 वैसे भी 6 हो सकता है। तो पैटर्न वो चेंज कर सकते हैं, बट ओवरऑल 6 मार्क्स मिलने वाला, ये आप कंफर्म समझो। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, ताकि हम लोग देख सके कि हमारे बच्चे कितना जानते हैं और कितना उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच कैरेक्टरिस्टिक कैन वी गेट फ्रॉम दिस रिएक्शन। गेट फ्रॉम दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। वीडियो को पॉज कर लेना और आंसर कमेंट में जरूर बताना, आप लोगों को पता चलेगा कि कितना अभी तक आपने पढ़ा है। यस,
तो पहला ऑप्शन देख रहे हो इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब यहाँ पे कोई गैस आपको तो दिख नहीं रहा है ना। दूसरा देख रहा है चेंज इन टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे, ना तो हीट आपने कहीं, ना तो हीट इधर लिखा है ना तो हीट इधर लिखा है, तो ये दोनों रूल आउट हो गए, ये दोनों आंसर रूल आउट हो गए। थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो BaSO4, कई सारे बच्चों को मालूम होगा, ये कई सारे बच्चों को नहीं भी मालूम होगा, बट जान लो, अगर मालूम नहीं है तो ये समझ लो कि BaSO4 एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है। सो यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, हालांकि रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का साइन नहीं दिया हुआ है, ऐसा आपको हर बार नहीं कि सारी चीज़ आपको बता के रखेंगे वो, बट यू मस्ट नो दैट BaSO4 इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट को हम लोग हमेशा डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कई सारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी जान लेते हैं। प्रेसिपिटेट आर द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट सेटल डाउन। अगर वो इनसॉल्युबल होगा और डेंसिटी अगर हाई होगी तो नीचे बैठ जाएगा, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। जैसे AgCl का प्रेसिपिटेट, वो भी व्हाइट कलर का होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड का भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें बहुत ही बेसिक है, रिएक्टेंट्स गिवन है और प्रोडक्ट्स गिवन है। तो रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन। बस दो वर्ड का फर्क है, एक पार्टिसिपेट कर रहा है, these are participating in the reaction or taking part in the reaction, and this is getting formed. Okay, जैसे ये कोल का रिएक्शन है, मतलब कार्बन को आप बर्न कर रहे हो तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया और ये फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या हो गए, कार्बन हो गए और ऑक्सीजन हो गए, और प्रोडक्ट्स क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप देख रहे हो पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट से कोल को जब बर्न करते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा रिएक्शन है ना। इसके बाद आते हैं केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन पे, हम लोग इस पर आएंगे, बट इससे पहले एक हम लोग देख ले एक छोटा सा क्वेश्चन कि वो केमिकल चेंज किसे कहते हैं और फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी आपके एग्जाम में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से केमिकल चेंज कौन सा नहीं है। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, क्योंकि आयरन की फॉर्मूला होती है Fe, और आयरन जब रस्ट हो जाता है, रस्ट फॉर्म करता है, तो Fe2O3.XH2O फॉर्म करता है, यानी कि आयरन की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गई है ना, वो ऑक्साइड फॉर्म कर चुका है, वाटर के साथ रिएक्ट कर चुका है। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज होने की वजह से ये केमिकल रिएक्शन होगा। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, और हमें क्या ढूंढना है, नॉट अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ कोल पर आते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, आपने एक बार कोल को बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कोल नहीं बना सकते। सो दिस इज अगेन अ केमिकल चेंज, ये भी एक केमिकल चेंज है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टीम के केस में क्या होता है, आप वाटर लेते हो लिक्विड केस में और आप इसे हीट कर लेते हो, ये गैसेस फेज में आ जाता है। ठीक है, हीट देने के बाद। लेकिन जो रिएक्टेंट का कॉम्पोजिशन था और जो प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम है, बराबर। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन सेम होगी तो इसे आप फिजिकल चेंज कहोगे, केमिकल चेंज ये नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला तो एज इट इज है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। लास्टली वी हैव फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब एक बार मिल्क से कर्ड बन गई तो वापस से कर्ड से आप मिल्क नहीं बना सकते। ठीक है, और कर्ड की जो प्रॉपर्टीज होगी वो मिल्क से अलग होगी। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, और हमें बताना था नॉट अ केमिकल चेंज, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्टीम विच इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन पे जो केमिकल रिएक्शन की होती है। सो प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल सी बात है कि जब रिएक्शन हो रही है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी, यानी कि मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से डिफरेंट होगी, दैट्स इट। कुछ एक आध प्रॉपर्टीज मैच हो सकती है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारी प्रॉपर्टीज लगभग डिफरेंट आती है। ठीक है, एंड दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, एंड दिस शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। ज्यादा फर्क नहीं है, केमिकल रिएक्शन मतलब आप वर्ड्स में भी बोल सकते हो, बट जब आप उसे इस फॉर्मूला में लिखते हो अच्छे से, देन वी से दैट इट इज अ केमिकल इक्वेशन। यही फर्क है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग पे। बैलेंसिंग बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करके रख देता है ना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सारे मेथड बता देता हूँ, जितनी भी मेथड पूरी दुनिया में है बैलेंसिंग के लिए, वो सारे मेथड मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है ये भी बता देता हूँ, और किस में क्या मिस्टेक्स होते हैं वो भी बता देता हूँ। सो हिट एंड ट्रायल जो है
ये ज़्यादातर सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है और यही हमारा रिकमेंडेशन है। अभी हम लोग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग हिट एंड ट्रायल यूज़ करके रिएक्शन को अच्छी तरीके से बैलेंस कर देते हैं। इसके बाद है टेबुलर मेथड, जो बुक में होता है, स्कूल में भी उनको भी सिखाया जाता है टेबुलर मेथड, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपको कॉलम बनाने होंगे, फिर आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको इरेज करना पड़ेगा, फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। ओके, आप ये भी मेथड जा सकते हो, बट मोस्ट रिकमेंडेड इज दिस। मैं स्टार मार्क कर देता हूँ हिट एंड ट्रायल को। तो क्या सर मार्क्स नहीं जाएगा हिट एंड ट्रायल में? बिल्कुल नहीं जाएगा, आप आराम से इजीली बैलेंस कर सकते हो। ओके हाँ, लेकिन अगर उनमें मेंशन कर दिया कि डू दिस बाय टेबुलर मेथड, तो वो आपको टेबुलर मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगर मेंशन नहीं है तो फिर हिट एंड ट्रायल बेस्ट है। लास्टली आता है वेरिएबल मेथड। कुछ टीचर्स या फिर कुछ बच्चे इसको एज अ शॉर्टकट मेथड समझते हैं, बट ये शॉर्टकट मेथड नहीं है। हालांकि ये एक ऐसा मेथड है जिससे कितना भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो बैलेंस हो जाएगा, बट ये आपको टाइम मांगेगा आपसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक रिएक्शन बैलेंस करना है तो मैं लिखूंगा N2 + H2 गिव्स NH3। ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है अमोनिया का, ठीक है। अगर मुझे इसको बैलेंस करना है बाय वेरिएबल मेथड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे z लिखेंगे, और दोनों तरफ नाइट्रोजन के एटम को बैलेंस करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x, और इधर कितने आ गए, z आ गए। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना। इस तरह से वेरिएबल का इक्वेशन बनता चला जाएगा। और अब ये केमिस्ट्री से चेंज होकर मैथ्स पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। और बच्चे इसमें अगर वीक होंगे इक्वेशन सॉल्विंग में, तब तो फिर तो मामला ही खत्म। मैथ्स भी इसलिए आपको पढ़ाया जाता है ना। फाइन, तो ये मेथड तभी रिकमेंडेड है जब आपका मैथ्स अच्छा है, आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो और आपके पास टाइम है। इसका बेनिफिट यही है कि कितना भी बड़ा इक्वेशन होने दो वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम है अगर, और आप मैथ्स में अच्छे हो, इक्वेशन सॉल्व करने में अच्छे हो, तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। फाइन, और हिट एंड ट्रायल से करना होता तो हम लोग तुरंत देख लेते हैं। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से करना रहेगा तो मेरा मेथड क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना। मतलब यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ पे 2 × 3 6 हो गया, यहाँ पे 3 × 2 6 हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट मेथड, अभी आपने देखा है ना, तुरंत हो गया ये बैलेंस। ओके, और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना, हिट एंड ट्रायल से कैसे हमें बैलेंस करना है वो। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स के अलावा कुछ टिप्स भी हैं जो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो रूल नंबर 1 यही कहता है कि जहाँ भी सबसे ज़्यादा एटम दिखे पहले उनको बैलेंस करो, और जहाँ भी सबसे छोटे एटम, जहाँ पे कम एटम्स दिख रहे हैं, उनको लास्ट में बैलेंस करो, है ना। जैसे ये ऑक्सीजन अकेला है, इसको हम लोग लास्ट में बैलेंस करेंगे। जो सिंगल होते हैं, वैसे भी मालूम है सिंगल लोगों को वैल्यू कम दिया जाता है, राइट, और वो खुश होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं, राइट, तो वो इजिली बैलेंस होते हैं, उनको बैलेंस करना आसान काम है, तो हम लोग इनको लास्ट में बैलेंस करेंगे। लेकिन ये जो जितने भी ज़्यादा एटम वाले हैं कंपाउंड्स, उनको हम लोग पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये तो हो गया रूल, ये तो बुक में ही लिखा हुआ है कि यू हैव टू बैलेंस दी दैट कंपाउंड फर्स्ट विच विल कंटेन द मोर नंबर ऑफ एटम्स, ये तो रूल हो गया। बट टिप मैं आपको क्या दे रहा हूँ, जहाँ भी आप इवन ऑड देख लो, इवन ऑड, वहाँ पे ट्राई करना कि आप सबको इवन में लेकर आ जाओ। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन ऐसे हैं जहाँ पे इवन बैलेंस करने से रिएक्शन बैलेंस हो जाते हैं। एक आध ऐसे रिएक्शंस होंगे जहाँ पे ऑड इवन में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, ये हो गया 2 × 3 6, यहाँ पे 3 × 2 6, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। अब ये जब 2 KCl हुआ तो यहाँ भी KCl है, तो इसे ट्वाइस लिख देंगे। अब ये हो गया कंप्लीटली बैलेंस। हिट एंड ट्रायल से बहुत फास्ट बैलेंसिंग होते हैं, और जहाँ तक आपकी लेवल की बात करें, क्लास 10th में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आपको नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई अगर आपको वर्ड्स में गिवन है, जैसे लेड नाइट्रेट, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो लेड नाइट्रेट का एक्चुअल फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस। कई सारे बच्चे उसको PbNO3 लिखकर छोड़ देते हैं। जब आप फॉर्मूला ही गलत लिखोगे तो फिर बैलेंसिंग कैसे करोगे। इसलिए बार बार रिकमेंडेशन में आपको यही दे रहा हूँ कि आप फॉर्मूलाज एटलीस्ट अच्छे से डन कर लो, रिएक्शन अच्छे से आप डन कर लो, ठीक है। लगेगा तो हम लोग केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग के ऊपर एक अलग सा एक सेशन रखेंगे, पूरा उसमें रिएक्शन ही बैलेंसिंग करेंगे, और उस रिएक्शन, उस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आपको पूरा चार्ट दे देंगे कि ये बस इतने कंपाउंड्स आप अच्छे से करके जाओ, इतने रिएक्शन बस आप अच्छे से करके जाओ बैलेंसिंग के, क्योंकि बैलेंसिंग के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, जितने भी नोट्स वगैरह जो भी है सब नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको सभी चीज़ प्रोवाइड मिल जाएंगी।
तो ये जो सेशन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख रहे हो। अगर समझ में कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा से आप देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेड नाइट्रेट का अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2 × 3 6 है, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1 2 + 2 ये हो गए 5। तो एक तरफ ऑड एक तरफ इवन। अब 5 एक तरफ 6 क्या करें, कैसे इन दोनों को इक्वल करें? दोनों को 6 कर सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये 2 हो गया, है ना। ये 2 2 + 2 4 4 + 2 6 6 हो गया। जब इवन दोनों आ गए तब बैलेंसिंग काफ़ी आसान है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने 2 किया यहाँ पे, तो आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब जब आप ये 2 मल्टीप्लाई किए तो नाइट्रोजन भी, यहाँ पे नाइट्रोजन भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब नाइट्रोजन 2 × 2 4 हो गया, तो नाइट्रोजन 4 कर दो। ऑक्सीजन हमारे पास है, अगर जरूरत पड़ेगा तो लास्ट में बैलेंस कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, तो लेड यहाँ पे 2 है, यहाँ भी लेड 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 × 2 4 है, यहाँ भी 4 है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इज 3 × 2 6 6 × 2 12, इधर 12 एटम्स है, और इधर 2 + 4 × 2 8 + 2 ये भी हो गए 12। तो दोनों तरफ बैलेंसिंग हो गए, सारे एटम बैलेंस हो गए, यानी कि आपका कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ओके, हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट मेथड। मैं बार बार आपको वही बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला के साथ साथ कलर भी जानने हैं अच्छे से। अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, थ्योरेटिकल आंसर लिख कर आ जाएंगे कि ओके दिस इज फॉर्म्ड, खत्म। तो वहां पे क्या होगा, सब्जेक्टिव है, अगर 2 मार्कर में आएगा तो 1 मार्क आपका कट किया जाएगा, क्योंकि आपने रिएक्शन नहीं लिखा। केमिस्ट्री में लगभग जितने क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से, और जितनों के रिएक्शन पॉसिबल हैं वो आपको रिएक्शन लिखने पड़ेंगे। टीचर का पहले ध्यान रिएक्शन पे जाता है, वर्ड्स पे नहीं। वर्ड्स में बाद में जाता है, वो तो मार्किंग स्कीम में है, वो देख कर वो कर लेंगे या फिर समझ कर वो देख लेंगे, बट पहला जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है वो रिएक्शन होता है। तो आपको रिएक्शन हमेशा लिखने चाहिए। हालांकि अगर आपके रिएक्शन अच्छे नहीं है और आपको लग रहा है कि आप रिएक्शन गलत लिखोगे, तो इट्स रिकमेंडेड कि रिएक्शन मत लिखो फिर, क्योंकि गलत दिखेगा ना तो वो भी एक बैड इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रखो, रिएक्शन से ही आप टीचर को इंप्रेस कर सकते हो, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो इससे मिलेगा आपको PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड, और NO2। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा लेड नाइट्रेट का, है ना, PbNO3 होल ट्वाइस। जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है लेड नाइट्रेट का, यहाँ पे हीट करने पे हमें क्या मिलता है, बराबर, और यहाँ पे ऑक्सीजन। और हमने इसे बैलेंस भी किया, 2 इधर था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, बराबर। ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा दैट लेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन गैस नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसकी कलर होती है ब्राउन। तो ब्राउन फ्यूम्स यहाँ से निकलता है। तो हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। When lead nitrate is heated, it forms lead oxide. The emission of brown fumes is also observed. This is the actual answer for this question. और इसके साथ साथ आपको ये आंसर लिखने पड़ेंगे, रिएक्शन लिखने पड़ेंगे। ये रिएक्शन आपको बैलेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द वे यू शुड राइट, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, आपके मार्क्स कट ना हो। अब इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आपको अच्छे से, इनके सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से करने हैं, डन, रिएक्शन के साथ करने हैं। कई बार बच्चों को पॉइंट याद रहता है बट रिएक्शन उनको याद नहीं आता टाइम पे। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि 2-3 हर एक टॉपिक के 2-3 रिएक्शंस आप अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करो और लर्न रखो। पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड देन वी हैव चेंज इन टेम्परेचर। यही 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है चेंज इन स्टेट, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, फटाफट हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ रिएक्शन पर आएंगे, टॉपिक पर आएंगे। चेंज इन स्टेट, कार्बन जो कोल है बेसिकली सॉलिड होता है, हीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया गैस में, तो सॉलिड से क्या बन गया, ये गैस, तो स्टेट चेंज हुआ यहाँ पे। दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ कार्बन। ओके, अब ऐसा जरूरी नहीं कि सारे रिएक्टेंट का ही चेंज होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन पहले से गैस में है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर एक भी रिएक्टेंट चेंज हो गया तो हम लोग इसे इस एग्जांपल में पुट कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट के एग्जांपल में। अब जैसे दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग हटा देंगे, C+O2 गिव CO2, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करेंगे इसे 2 और ये आ जाएगा आपका 2। दिस इज नाउ बैलेंस्ड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों गैस में है, लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो फॉर्म कर रहे हैं लिक्विड, तो गैस से लिक्विड का चेंज है ना यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। लेकिन ये इतनी सिंपल सी रिएक्शन नहीं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाया और वाटर बन गया,
वैसा होता तो फिर हम लोग इलॉन मस्क के साथ चलते मार्स पे, वहाँ पे तुरंत बैठ के वाटर बनाते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन ये होगी। तो आप जब रिएक्शन लिखते हो और अगर आपको मालूम है फैक्टर, तो आप हमेशा उसे लिख दोगे इलेक्ट्रिक करंट के ये प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, देन वी हैव चेंज इन कलर। चेंज इन कलर बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Fe जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, और जब डिस्प्लेस करेगा तो अपना ही सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। यानी कि पहले जो कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर का, अब वो बन रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। और जब कॉपर को निकाला गया, जब कॉपर डिस्प्लेस हुआ, तो कॉपर इधर आ जाएगा किनारे, ठीक है। और ये आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी देखोगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी एग्जाम्पल आप अच्छे से यूज कर सकते हो, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कलर भी याद रखना पड़ेगा। देन वी हैव कॉपर विच इज रेडिश ब्राउन। आपको मालूम है कॉपर की वायर कैसी होती है, कॉपर की यूटेंसिल्स कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। लेकिन अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए एयर के प्रेजेंस में, ज्यादा स्लो रिएक्शन होता है, तो ये क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म कर लेगा विच इज ब्लैक इन कलर। तो आप देखोगे कि जो कॉपर के कॉइन्स होते हैं, बहुत ज्यादा दिन तक अगर रखे गए तो ऑक्सीडेशन धीरे धीरे होते होते वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है रेडिश ब्राउन से ब्लैक, एंड दैट इज व्हाई वी हैव मेंशन दिस रिएक्शन अंडर दिस टॉपिक चेंज इन कलर। ये दो एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी रिएक्शन में गैस का इवॉल्व होना मतलब बाहर निकलना एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, और इसमें बहुत ही बेसिक है। मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा बेसिक बेसिक रिएक्शन लिखो। अगर मेंशन नहीं है तो, अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि ये रिएक्शन लिखो, तो आप एकदम सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक रिएक्शन लिखो, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिखने के चक्कर में मिस्टेक हो जाएंगे। कई बार फॉर्मूला ही बच्चे गलत लिख देते हैं, तो मिस्टेक हमें नहीं करना है, इसलिए सिंपल रिएक्शन ही हमें याद रखना है। चलिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस में देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है। मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ और फॉर्म कर रहा है मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। बस मेटल कुछ भी ले लो, जिंक ले लो, मैग्नीशियम ले लो, और एसिड उसके हिसाब से ले लो, आप बन जाएगा, आपका मेटालिक सॉल्ट बनेगा और आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। सो इट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। और जब इवोल्यूशन ऑफ गैस लिखते हो तो इस तरह से अपवर्ड साइन आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो इसे रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। यहाँ पे भी मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट बना रहा है। बट यू शुड नो द फॉर्मूलाज एटलीस्ट। कई सारे बच्चों को देखा है हमने, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मूला MgCl लिख कर आ जाते हैं। वैसे नहीं चलेगा, आपको वो सारे फॉर्मूलाज अच्छे से मालूम होने चाहिए, तभी आप रिएक्शन अच्छे से लिख पाओगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर पे। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाएगा, क्वेश्चन गया भी है, आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। तो चेंज इन टेम्परेचर में दो केसेस है, एक होता है एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। थर्मिक का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड। एंडोथर्मिक तब कहते हैं जब हमें हीट देना पड़ता है, और एक्सोथर्मिक तब कहते हैं जब हीट बाहर आता है रिएक्शन से, ठीक है। आप इसे याद रख सकते हैं, वर्ड एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना, एग्जिट एक्सो मतलब हीट बाहर जा रही है, तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। और दूसरा जो है एंडोथर्मिक, इसमें हीट इन्वॉल्व होता है, हीट हमें देना पड़ता है तभी रिएक्शन पॉसिबल होता है। एक्सोथर्मिक में इवॉल्व होता है, ओके। तो ये आप डेफिनेशन आराम से बना सकते हो। नाउ बात करेंगे सीधा रिएक्शन की। जैसे पहला रिएक्शन जो आप देख रहे हो, क्विकलाइन प्लस वाटर गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस हीट। हीट बाहर निकल रहा है, हीट अगर बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और दूसरा जो रिएक्शन आप देख रहे हो जिसमें हमें हीट देना पड़ रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग द हीट, सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन है। आप डे टू डे लाइफ में कई बार आपने देखा होगा। CaO क्या है, क्विकलाइन यानी कि चूना। चूना को पानी में मिलाया तो वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, बराबर। और जो क्या फॉर्म करता है, स्लेक लाइम। चूना पानी को हम लोग स्लेक लाइम कहते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे ठीक कर देंगे, CaOH ट्वाइस होता है, CaOH ट्वाइस होता है, ठीक है। दिस इज स्लेक लाइम, दिस इज स्लेक लाइम। और याद रखो, ये बहुत ही कॉमन ऐसे वर्ड्स आपको हमेशा हर एग्जाम में आपको लगभग देखने को मिल जाएंगे। CaOH ट्वाइस, CaO, CaCO3, ये आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं। इसे कैल्सिनेशन के प्रोसेस के थ्रू हीट किया जाता है। बेसिकली बहुत ही सिंपल भाषा में हीट करेंगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। दिस इज क्विकलाइम और ये हो गया CO2। तो हीट हमें देना पड़ा, इसलिए एंडोथर्मिक, ओके। यहाँ पे हमने एक एक एग्जाम्पल मेंशन किए हैं, आप 2-3 एग्जाम्पल और
यहाँ पे लर्न कर लोगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिलेटेड, ठीक है। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट वाज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, है ना, दैट सेटल डाउन। सो दिस इज AgCl, ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट सेटल हो रहा है इस रिएक्शन में। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जितने भी प्रेसिपिटेशन के रिएक्शन होते हैं दीज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसे फॉर्म होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। आगे चलकर हम लोग देख लेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, सिल्वर अपने आयंस में ब्रेक होगा Ag1+, नाइट्रेट यहां से ब्रेक होगा NO3 1- में, ठीक है। ये अपने आयंस में टूटा, NaCl अपने आयंस में टूटेगा, Na+ में टूटेगा और Cl1- में टूटेगा, और कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, बस जितने भी आप कैटायंस एनायंस देख रहे हैं उनको म्यूचुअली एक्सचेंज कर दो, मतलब ये अपने एनायन को छोड़कर दूसरे एनायन के पास जाएगा, तो ये NaNO3 फॉर्म करेगा, NaNO3 फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, है ना, ऊपर से कट कर दो। ये क्या फॉर्म कर रहा है, NaNO3 फॉर्म कर रहा है विच इज सोडियम नाइट्रेट, और जो ये बच गया Ag+ और Cl1-, ये दोनों आपस में मिलकर AgCl फॉर्म कर रहे हैं विच इज द वाइट प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हैं, कलर के साथ याद रखोगे प्रेसिपिटेट, एटलीस्ट प्रेसिपिटेट को तो याद ही रखना है। दूसरा रिएक्शन है कॉपर सल्फेट का NaOH के साथ, और ये फॉर्म कर रहा है COOH2, ये भी एक प्रेसिपिटेट है जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ब्लूइश ग्रीन होती है, ब्लू ग्रीन ऐसा कलर ये इसका शो होता है, ओके। तो कलर भी आप याद रखोगे, और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ हो रहा है, ओके। आगे बढ़े, ये हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है पहले, और इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि कलर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये लेटेस्ट पैटर्न पे आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड, हीटेड कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड हम लोग ले लेंगे CuO, हालांकि कॉपर की अलग अलग वैलेंसी होती है बट हम लोग यहाँ पे CuO ही रखेंगे। तो कह रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन हाइड्रोजन गैस पास थ्रू इट। अब कई सारे बच्चे क्या करेंगे, सीधा थ्योरी देखेंगे, रिएक्शन लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आंसर आएगा ही नहीं उनका। जैसे ही हमने ये लिखा तो हमें ये क्लिक हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो इसका रिडक्शन होगा, अगर इसका रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन। तो जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगा क्या मिलेगा, हमें कॉपर मिलेगा, और कॉपर की एक्चुअल कलर क्या होती है, वो होती है ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर। दिक्कत इसलिए आती है, अब रेडिश ब्राउन मैंने बता दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर की फॉर्म करेगा। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर की ओरिजिनल कलर रेडिश ब्राउन कलर है, लेकिन कॉपर का अगर सॉल्यूशन है तो वो ब्लू कलर का होता है, क्योंकि कॉपर वहां पे आयन के फॉर्म में है। तो कॉपर जो आयन के फॉर्म में वो ब्लू कलर दे रहा है, और एक्चुअल कॉपर का कौन से कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का है, बराबर। तो इसके वजह से बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, याद रखने में दिक्कत आती है, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल करके जाने चाहिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओके। इसकी रिएक्शन एक बार हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ये देखो रिएक्शन मैंने आपको बता दिया वैसे, CuO+H2 गिव्स Cu+H2O, ये इसकी रिएक्शन हो गई, ठीक है। मतलब एक ही बात हुई कि अगर मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं कॉपर के और वो स्लो ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लैक कलर का कोटिंग फॉर्म कर चुका है और मुझे उसे वापस से कॉपर का बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसे पहले हीट करेंगे, है ना, कॉपर ऑक्साइड, उसका ऑक्साइड बनाकर हीट करेंगे, एंड देन वी विल पास हाइड्रोजन गैस थ्रू इट, तो हमें अपना कॉपर जो ओरिजिनल था वो मिल जाएगा, ठीक है, ओके। देन वी हैव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, और आप तैयार हो जाओगे 6 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से। लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमारे कोर्सेज अभी चालू हैं उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें लाइव आपको सिखाया जाता है, लाइव आपके करेक्शंस कराए जाते हैं, जिनसे आपको और भी चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिलेगा, है ना। डिफिकल्ट जितना भी हो सकता है आप छूटेगा नहीं इस चैप्टर से जो है। अगर लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस कर लेते हो तो फिर आप बेफिक्र हो जाओगे, फिर कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। तो आपको अगर जुड़ना है बैचेस के साथ, क्रैश कोर्स हमारा चालू है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जा करके एनरोल करो, और कोई भी डाउट आता है तो आप नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही लग रहा है कि कुछ कंबाइन होगा, जब कुछ कंबाइन होगा तो कुछ फॉर्म होगा। So we'll say that the reaction in which 2 or more reactants combine to form product,
और ब्रैकेट में एस ये बता रहा है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट कई बार फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन हमें फोकस करना है सिंगल प्रोडक्ट पे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शन लेंगे जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट रहे, ऐसे एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ठीक है। सो C+O2 gives CO2, CaO plus H2O gives CaOH twice। यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही है, हमारा मेजर प्रोडक्ट हमेशा एक ही फॉर्म होगा। बाकी वाटर हो सकते हैं माइनर प्रोडक्ट में, मॉइस्चर हो सकता है H2O के फॉर्म में, बट मेजर प्रोडक्ट हमेशा एक ही फॉर्म होगा, ठीक है। और रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ओके। तो ये दोनों बेसिक रिएक्शन आपके लिए। इसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक होना। तो इस बार क्या होगा, इस बार वो टूटेगा, मतलब सिंगल रिएक्टेंट इस बार ब्रेक होंगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। So the reaction in which a compound breaks into a simpler substances is called decomposition reaction. इनको कहते हैं decomposition reaction। और इसके तीन पार्ट है, थर्मल decomposition, electrolytic decomposition and photolytic decomposition। और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन पिछले कई साल से लगातार रिपीट हो रहे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल, ये वैसे तो ओवरऑल है, बट इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फोटोलिटिक के, ठीक है। AgBr, AgCl, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो थर्मल का मतलब हो गया हीट, हम लोग हीट देकर से ब्रेक करेंगे, आपने ऑलरेडी ये रिएक्शन देखा हुआ है। दिस विल फॉर्म CaO plus CO2, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। इसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, चार्जेस, है ना, आयंस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक, ब्रेक करना। सो H2O से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, ये आपको देगा H2 plus O2। आप यहाँ पे इजिली बैलेंस कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पे हो गया ये बैलेंस। दिस इज डिकम्पोजिशन, है ना, एक रिएक्टेंट है और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट आपको दे रहा है ना। एंड देन लास्टली फोटोलिटिक। फोटोलिटिक का मतलब फोटो मीन्स व्हाट, सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर लाइट के प्रेजेंस में। फोटो मीन्स लाइट, रिलेटेड टू लाइट एनर्जी। सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Ag प्लस क्लोरीन। अब कई बार क्या होता है, बच्चे देखते हैं अच्छा यहाँ पे AgCl है तो Ag प्लस Cl लिख देते हैं, ये हो जाएगा ब्लंडर, क्योंकि Cl नहीं होता कुछ भी, Cl नहीं होता, ये Cl2 होता है। क्लोरीन हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहेगा आपके पास, तो यहाँ पे Cl2 लगेगा, और Cl2 लगने के बाद यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे इसे 2, और यहाँ भी 2, है ना। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का हम लोग ओरिजिनल फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट राइट Cl2 एज Cl, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपको ये बस चैलेंज जो है इससे ओवरकम करना है, और इसीलिए आपको ऐसे रिएक्शन लिखने चाहिए। तो ये हो गया तीनों टाइप। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element from its salt solution is known as displacement reaction। रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए आप याद रखो, एक जगह पे लिख लो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो पूरा सीरीज आप अच्छे से याद करो और एक जगह पे लिख लो। जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए उसे क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और कॉपर सल्फेट की जो कलर होती है वो ब्लू कलर की होती है, इसकी एक्वस सॉल्यूशन। और ZnSO4 होता है ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, हमने ये देखा था कलर चेंज में, है ना। यहाँ पे कॉपर बाहर आ जाएगा डिस्प्लेस होकर, ओके। इस तरह से आपको रिएक्शंस लिखने होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। फिर जिंक रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, फिर से ये हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हो गई एग्जांपल्स अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे आयन जो होते हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ये अपने आयंस में ब्रेक होगा, ये अपने आयंस में ब्रेक होगा, और आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। तो Na जाएगा नाइट्रेट के पास और बनाएगा सोडियम नाइट्रेट, और Ag यानी सिल्वर जाएगा क्लोरीन के साथ, ये बनाएगा AgCl, ठीक है। यहाँ पे ये कंबाइंड है इसलिए NaCl लिखा है, अगर अकेला होता क्लोरीन तो यहाँ भी Cl2 लिखते, बट यहाँ पे कंबाइंड है इसलिए NaCl लिखा हमने, ओके। और यहाँ पे आपको मालूम है AgCl इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, तो हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन में सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, और यहाँ पे व्हाइट कलर का BaSO4 प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और आपको बाहर मिल रहा है NaCl, ओके। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्टली वी हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यही हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट सब टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर डन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में देखो तीन बेसिक डिफरेंसेस याद रखो, आगे चलकर क्लास 11th एंड 12th में आपको और भी चीजें सिखाई जाएंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़ना है अगर आप केमिस्ट्री लेते हो तो, या साइंस लेते हो तो। बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, और ये भी बहुत आसान है, देख लो। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखो।
और इसका ठीक ऑपोजिट यहाँ पे लिख दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा रिडक्शन। इसके बाद है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे बस रिमूवल लिख दो, ठीक है। एंड देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, तो इसका रिमूवल का ऑपोजिट क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसके केस में, रिडक्शन के केस में। ये 3 पॉइंट अच्छे से डन करोगे तो आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो वो एक जो टॉपिक है रिड्यूसिंग एजेंट का, वो भी हम लोग देख लेते हैं, बट इससे पहले देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। सो रिडॉक्स रिएक्शन आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये जो नाम है रिडॉक्स, ये आपको खुद बता दे रहा है अपनी डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विल बी नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का। ये मैं आपको थोड़ा सा एक पार्ट बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो हम लोग आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि थोड़े इसके डेफिनेशन कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों को। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है वो देख लो। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे, जैसे क्लोरीन ले लो, तो क्लोरीन Cl2 हो गया। एटॉमिक फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन प्लस क्लोरीन, है ना, क्लोरीन प्लस क्लोरीन। तो क्लोरीन का एक एटम उठा लो, तो क्लोरीन का जब आपने एक एटम उठाया Cl, सो इसकी एटॉमिक नंबर होती है 17, यानी कि 287। इसे फुलफिल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, मैंने आपको जस्ट यहाँ पे आपको दिखाया था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। तो क्लोरीन का खुद का क्या हुआ, क्लोरीन का खुद का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्लोरीन का खुद का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो जिनका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरों को हमेशा ऑक्सीडाइज करते हैं। कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लिया ना इन्होंने, किसी का तो इलेक्ट्रॉन छीना ना इन्होंने, राइट। तो जो खुद का रिडक्शन कराएंगे वो दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। एंड दोज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑक्सीडाइजेज अदर, which oxidizes other and itself get reduced and itself gets reduced। बस यही आपको याद रखनी है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और इसके लिए एग्जांपल में बस याद रखो, जहां भी नॉन मेटल दिखे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, वो सब क्या होंगे, ऑक्सीजन, ये सब सारे क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और इसका ठीक ऑपोजिट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग क्या करेंगे, नॉन मेटल नहीं लेंगे, नॉन मेटल नहीं लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग मेटल्स ले लेंगे। तो जैसे सोडियम की बात करो, सोडियम इज 281, यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन लूज करना है, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि खुद का क्या हो रहा है, इसका, इसके खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरों को क्या करेगा, दूसरों को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, दूसरों को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, इट विल रिड्यूस अदर्स and hence it is known as a reducing agent। बात खत्म हो गई। अगर ये चीज आप समझ गए तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाले टॉपिक में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। फुल रिवीजन कोर्स के लिए आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग लेवल 2 लेवल 3 के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं लाइव। और आपकी टेस्ट सीरीज भी है, उसमें आप वहां पे टेस्ट भी दोगे, हम लोग लाइव करेक्शन करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं। और क्रैश कोर्स है, पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपका जब एग्ज़ाम हो रहा होगा उसी से रिलेटेड डिज़ाइन किया गया है, उसी को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो आप ज़रूर से एनरोल करो, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। सो थैंक यू सो मच। आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर करना और भी बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस टाइप से और लेक्चर्स लेकर के आएँ, ताकि आपका प्री और जो है मेंस जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।